अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख है कि यहाँ इक़्तिदार का पहिया घूमता रहता है। यहाँ हर पार्टी और लीडर खुद को दुरुस्त और मुहिब्ब वतन समझता है, लेकिन दूसरे को हमेशा गलत बल्कि गद्दार कहना तो आम सी बात है। हत्ता कि दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम भी आम है। पहले एक पेज की हुकूमत पीटीआई के पास थी तो मुस्लिम लीग नून मुजरिम थी, मुल्क दुश्मन थी। अब आज इक़्तिदार नून लीग के पास है तो मुजरिम और मुल्क दुश्मनी का लेबल तहरीक इंसाफ पर लग चुका है। जब ताकत तहरीक इंसाफ के पास थी तो वो भी सियासी मुफाहमत से इनकार करती रही, सारी अपोजिशन को जेलों में डालने को ही मुल्की मसाइल का हल समझती रही। आज ताकत नून लीग के पास है तो वो पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकल गई है। कल पीटीआई अपोजिशन से मुज़ाकरात को एनआरओ का नाम देती थी और आज यही काम नून लीग भी कर रही है। सवाल यह है कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश को तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी समझना, क्या ये मुस्लिम लीग नून की गलती है? अगर पीटीआई जारहाना मूड से निकलकर टेबल टॉक पर राज़ी हो ही गई है तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो इस तब्दीली को वेलकम करे? ऐसा क्यों है कि पिछले चंद दिन से मुल्क में मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, लेकिन हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक है? दोनों फरीक बात करना भी चाहते हैं मगर अपनी अपनी इंतहाई पोजीशन छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। आज सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन अभी तक मुज़ाकरात का माहौल बनाने में नाकाम क्यों हैं? मुज़ाकरात में असल रुकावट है क्या? हुकूमत और अपोजिशन में लगा डेडलॉक कैसे ख़त्म हो सकता है? क्या वाकई मुज़ाकरात जो हैं वो नून लीग के सियासी मुफाद में नहीं हैं, यानी जब तक डेडलॉक रहेगा हुकूमत चलती रहेगी? क्या यही वजह है कि हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र को सीरियस नहीं ले रही है, या दूसरी तरफ हुकूमत इजाज़त के बग़ैर मुज़ाकरात नहीं कर पा रही है? मुज़ाकरात ना होने पर पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी दे रखी है, जहाँ सवाल ये है कि क्या पीटीआई को ऐसी कोई कॉल देनी भी चाहिए? वहीं सवाल ये भी है कि अगर इमरान खान अपनी कॉल से पीछे नहीं हटते तो इस कॉल की कामयाबी और नाकामी के कितने चांसेस हैं? क्या वाकई पीटीआई ऐसा करके हुकूमत को दबाव में ला सकती है? क्योंकि 24 नवंबर का एहतजाज के पीछे भी यही स्ट्रैटेजी थी कि हुकूमत को दबाव में लाने में तहरीक इंसाफ इमरान खान कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज उल्टा इमरान खान अपनी लीडरशिप से बाहर नाराज़ हैं। उनको लगता है कि बाहर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि जो 24 नवंबर के एहतजाज वाले दिन जो कुछ हुआ, बाहर की लीडरशिप इसको हर फोरम पे उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हर चीज़ तहरीक इंसाफ को उल्टी पड़ रही है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये कि आज अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत से डायरेक्टली ये बात कह रही है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो पहले तो ये बात करते थे ना, ये आपको भी पता है कि हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात है। ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि हम तो आपसे बात करेंगे, उनसे बात करने का तो इख्तियार नहीं है। तो बात ये है, लेकिन आज हुकूमत ये कह रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ मायूस हो चुकी है, इसीलिए ये मजबूर हो गए हमसे बात करने पर। क्या सियासी लोग, सियासी हुकूमतें, क्या इस तरह के रवैये या इस तरह की सोच होती है कि अगर कोई बात करना चाहता है तो आप उसको ताने दें? क्या आप मजबूर हैं? देखिए ना, पहले पीटीआई, मैं तो उन लोगों में शामिल हूं जो, मेरा नजरिया ये है कि प्रोसेस ऑफ डायलॉग मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू। आप किसी सिचुएशन में भी, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की रिलेशन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से है, तो चाहे आप इस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, डायलॉग का मतलब क्या होता है, बातचीत का मतलब क्या होता है कि आप एटलीस्ट अपने अवाम में सबको ये शो करा रहे हैं कि हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूं, ताकि पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जा सके, जो कि इस वक्त नहीं है सिचुएशन, और जो सस्टेनेबल नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। कि अगर ऐसे ही रहा माहौल तो पाकिस्तान का मतलब ये पाकिस्तानियों को नुकसान होगा। पाकिस्तान के इक्तिसादी मामलात अच्छे नहीं होंगे तो पाकिस्तान के अवाम को होगा। ना हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही पीटीआई में जो लीडरशिप है उसको कोई फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो सब खाते पीते माशाल्लाह घरानों से हैं।
तो डायलॉग तो होना चाहिए। पीटीआई पहले जब खासतौर पर फरवरी इलेक्शंस के बाद उनके सीरियस कंसर्न्स थे, जो कि जायज़ कंसर्न्स थे, लेकिन अगर वो टेबल पर बैठते और टेबल पर बैठ के ये कहते कि जी हमें ये कंसर्न्स हैं, इसका मुदावा हमें चाहिए, आप बताएं कि कैसे आप करेंगे, एंड लेट पुट द प्रेशर ऑन दी हुकूमत जो बनी थी मार्च 2024 में। हुकूमत के लिए मसला ये है कि हुकूमत वीकर ग्राउंड पर है बातचीत अगर डायलॉग शुरू होता है, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत पे हैं, इस वक्त तो उनके पास तमाम पावर्स हैं, उनके पास पंजाब की हुकूमत भी है, उनके पास सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, मतलब गर्ज ये कि उनके पास सब कुछ है जो कि पावर में रहने के लिए जरूरी होता है। सो वो उनके लिए बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके कि मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान का नुकसान है, लेकिन हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, और आज की हुकूमत नहीं पहले की हुकूमत भी ऐसी थी, पीटीआई की भी, उनके लिए पाकिस्तान के मुफाद से ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है कि हम अपनी हुकूमत की पोजीशन सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं। अगर ये आज बातचीत होती है और एक नुक्ते पर बात होती है कि जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के हवाले से, तो कोई ना कोई तरीका तो हुकूमत बताएगी ना कि किस तरह से हम उस लीगल प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। ये तो नहीं प्रेसिडेंशियल पार्डन की तरफ करके कर सकते हैं। और 2024 के इलेक्शन के हवाले से हम क्या दे सकते हैं, जैसे 2014 के धरने के बाद हुआ था कि एक जुडिशियल कमीशन बना था जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे और 3 जजेस थे कि जी ये 3 पॉइंट्स हैं, इस पर हुकूमत ने और उस वक्त की ऑपोजिशन पीटीआई ने एग्री किया था कि हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां से हम हल मांगते हैं, क्योंकि स्ट्रीट एजिटेशन करके देख लिया था, 126 दिन बैठ के देख लिया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। सो इस वक्त भी तो ये है मेरा ख्याल है कि लेकिन आपको नहीं लगता कि डायलॉग ना होना हुकूमत को आप समझते हैं कि बेनिफिशियरी है? अगर सूट नहीं करता उनको कि पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस मिले, अगर तहरीक-ए-इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलती है तो इससे ज़ाहिर नून लीग का नुकसान होगा, तो उनका इक़्तिदार को तूल ऐसे मिलती रहे। आपको लगता है ये सिचुएशन उनको सूट करती है कि तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट इनकी आपस में चलती रहे और हम अपना इक़्तिदार चलाते रहें? पीएमएलएन को तो सूट करती है, पाकिस्तान को सूट नहीं करती। लेट इट बी वेरी क्लियर कि ये जिस तरह मैंने कहा ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है। उनकी हुकूमत रहेगी, मैं ये भी समझता हूँ। उनको जाहिर सी बात है, जब आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट 26वीं अमेंडमेंट के बाद, इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपके फेवर में नहीं था, पीटीआई के फेवर में, पार्लियामेंट रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, वहाँ तो वो 70% बैठे हुए हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए था। एस्टैब्लिशमेंट टोटली सपोर्ट कर रही है हुकूमत वक्त को, तो हुकूमत तो समझती है कि हम क्यों करें बातचीत, हमें कोई डर खौफ नहीं है कि जी हमारी हुकूमत चली जाएगी अगर हमने बातचीत ना की। सो हुकूमत का जो थिंकिंग है, जो कि गलत थिंकिंग है, जो बहुत ख़राब थिंकिंग है, और जो कि बार बार आप पीछे हिस्ट्री में मुड़ के देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर साद रफीक साहब हैं। इस किस्म के लोग अगर अपना रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो हैं जो संजीदा लोग हैं, जो समझते हैं कि वफाक को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जो समझते हैं कि पीटीआई के तमाम कमजोरियों के बावजूद, तमाम जो पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वफाकी पार्टी है, और अगर पीटीआई को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि पीएमएलएन की लीडरशिप खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वफाक को कमजोर करेंगे। ये बात ये है कि पहले तो सिर्फ 9 मई को सामने लेकर आते थे ना, अब तो 24 नवंबर को भी वो उसका भी राग अलापना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो 9 मई था, उसके अभी वो कम नहीं हुआ था दुख दर्द, और जो कुछ इन्होंने मिलिट्री तनसीबात के साथ किया बिल्कुल गलत किया। जो हुआ 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब 24 नवंबर को वो बीच में मिला के कहते हैं, सागदार साहब को मैं सुन रही थी उनकी तकरीर, वो कह रहे थे अब तो मैं भी चाहूँ, मैं सबसे बड़ा, वो कहते हैं, मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ और आज भी हूँ, लेकिन अब तो जो 24 नवंबर को इन्होंने कर दिया है उसके बाद तो मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी को कहूँ कि आए इनके साथ बात कर लें। मतलब कि 9 मई के साथ 24 नवंबर ऐड हो गया। फिर दूसरा हल तो सागदार साहब फिर तजवीज़ क्या करना चाहते हैं कि जी डायलॉग, वो कह रहे हैं कि मैं भी नहीं आप कुछ कर सकता, तो फिर जितने भी पीटीआई के लोग हैं जो कि तकरीबन से 60% पाकिस्तानी है, ये 65%, उनको उठा के अरेबियन सी में फेंकना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो पाकिस्तान के वजूद में शामिल ही नहीं है। वो अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे पाकिस्तान में, और सबसे पढ़ा लिखा तबका भी उनके साथ है और सब दूसरे तबके भी उनके साथ है, तो फिर उनके साथ क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द वे आउट देन?
व्हाट इज द वे आउट? क्या आप जब इसहाक डार साहब ये बात करते हैं कि 26 नवंबर को जो हुआ था, और अगर वो समझते हैं कि वो पीटीआई उसके तमाम उसकी जिम्मेदार है, तो कुछ आपको भी जवाब देना है या नहीं देना? कि उन्होंने तो प्रोटेस्ट कॉल की थी, और प्रोटेस्ट कॉल तो पीएमएलएन भी करती रही थी। अगर आप पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे और एक मोटरसाइकिल भी गुजरने की जगह नहीं छोड़ेंगे, तो कन्फ्रंटेशन तो लाजमी जुज़ है, हम किसी जगह भी लगा देंगे। आप क्या जब पीएमएलएन ऑपोजिशन करती थी उस वक्त अगर आप लगा देते, मैंने एक एग्जांपल दी है, हाँ। कहीं भी आप किसी वक्त भी आप अगर रोकेंगे, तो फिर क्या जो लीडर्स ऑपोजिशन के लीडर्स एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वो क्या वापस हो जाएंगे? वो कभी भी नहीं वापस होंगे, वो कहेंगे नहीं हमने आगे जाना है। सो आप अगर और फिर आप उससे पहले पकड़ दकड़ शुरू करेंगे, तो उसका कोई जवाब है कि जी आप अपनी जिम्मेदारी क्या आपने पूरी की थी? तो ये अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट को मैनेज करते हैं, और फिर क्यों नहीं कर सकते? क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? वो पाकिस्तानी नहीं है, ये आपका राइट नहीं है, आइन में राइट दिया हुआ है। साहब को कोई राइट नहीं दिया हुआ कि जी वो बैठ के फैसला करेंगे कि जी यहाँ प्रोटेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोटेस्ट होता है क्या लाहौर में आप छोड़ देते हैं? क्या कराची में कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इलेक्शन जिस तरह से रन किया गया था पीटीआई का, कॉर्नर मीटिंग आप नहीं करने देते थे, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग है। रिएक्शन के स्ट्रांग से पहले आपके एक्शन, यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शंस। लेकिन हुकूमत कहती है कि जब 9 मई को जो कुछ हुआ, तो क्या हम 9 मई की तरह देखते रहते कि ये आगे बढ़ते, और जो कुछ बाद में हुआ फिर सबने हुकूमत को ब्लेम किया कि भाई जब ये आगे बढ़ रहे थे तो आपने क्यों नहीं रोका? तो हुकूमती लोग तो आज यही जवाब देते हैं ना वुज़रा उनके टेलीविजन पर आकर कि जब हम रोका नहीं, जब वो चले गए 9 मई को जो कुछ हो गया, फिर आप लोगों ने कहा कि आपने रोका नहीं। आज जब उनको आने से पहले रोका है कि फिर ना कहीं चढ़ दौड़ेंगे, तो आज भी आप लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, तो इंतजार करें कि ये आकर जो है वो चढ़ दौड़े और सब कुछ खत्म कर देंगे लोग। तो ये तो फिर वही है ना, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम पुलिस स्टेट हैं, जैसी प्रोटेस्ट कॉल होगी हम नहीं आने देंगे, क्योंकि वो 9 मई की तरह भी हो सकता है। हाँ। और बाय द वे 9 मई को भी आप रिस्पॉन्सिबल थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये भी कुछ सवाल आपको जवाब देना है, पीटीआई ने भी जवाब देना है उन्होंने क्या किया था, लेकिन आपको भी जवाब देना है कि आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया था? कोई एक जगह पूरे पाकिस्तान में आपने कोई एक्शन लिया था? तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया था तो पीटीआई को आगे जाके वो करना चाहिए था जो उन्होंने किया नहीं कर, और उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि असल हकीकत सामने आए, और जिसने भी जो गलत काम किए, पीटीआई है या कोई और है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो 1.5 साल हो गए, मैं तो हमेशा से डिमांड करता हूँ, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कभी भी खराब होता है तो उसका मुदावा होना चाहिए कि किसका कसूर है, ताकि वो आइंदा ना हो। लेकिन आप उसके बेसिस पर तमाम फैसले, अगर 9 मई इतना खराब था और आपकी अपनी हुकूमत थी, तो उस वक्त आपने इसको क्लोज क्यों नहीं किया था? और आप ये कहते कि ये पार्टी जो है एक टेररिस्ट पार्टी है, ये दहशतगर्द पार्टी है, हम इसको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। आपने तो वो भी करके देख लिया था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले, असल फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी और फैसला साजी कौन करेगा। सही, लेकिन आज भी जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं ज़ुबैर साहब, ठीक है, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, तहरीक इंसाफ ने लचक का मुजाहरा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुज़ाकरात भी शराइत पर हुआ करते हैं? टेबल पर बैठने से पहले कि आप पहले शराइत रखें कि ये 2 एजेंडे हैं, नंबर 1, नंबर 2, हमने इन्हीं पर बात करनी है, इन्हीं पर बात होगी तो ठीक है, नहीं तो हम सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। ये भी कोई दुरुस्त रवैया है पीटीआई का? देखिए, सिविल नाफरमानी इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं नहीं समझता कि सिविल नाफरमानी की इफेक्टिवनेस होगी, क्योंकि लोगों के अपने इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्कर्स रेमिटेंसेस बंद करेंगे तो वर्कर्स की रेमिटेंसेस जो हैं उनसे उनके चूल्हे जलते हैं यहाँ उनकी फैमिलीज के, तो इट्स नॉट अ सस्टेनेबल थिंग कि जी अगर आप ये करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के अपने मुफादात हैं कि जो बिजनेसमैन है उसने टैक्सेस देने हैं, उसने ड्यूटीज देनी है अपना माल क्लियर करने के लिए। अगर वो सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेगा तो कुछ हद तक आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, और जिस हद तक कर सकते हैं आप बिल्कुल जिस गाजा में जो फलस्तीनी
भाई बहनों के खिलाफ हुआ तो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चली और उसका इफेक्टिवनेस भी हमने देखी कि बहुत से अमरीकी प्रोडक्ट से जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो खाने पीने की अशिया थी या दूसरी अशिया थी, तो वो उस हद तक तो समझ आती है और अगर वो एफर्ट करते हैं तो मुझे नहीं पता क्या, और अवाम अगर उसको सपोर्ट करते हैं। बट शराइत तो बड़ी सिंपल होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई को शराइत में 2-3 शराइत से ज़्यादा कोई रखनी चाहिए। एक तो 2024 का इलेक्शन है, उस पर इंसाफ हुकूमत बताए कि कैसे होगा, कैसे ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे, कितने अरसे में वो अपने फैसले देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं उसका कैसे मदावा होगा। वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने शोर मचाया और पब्लिक में जाके, जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं है सुपीरियर जुडिशरी के, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं जो अंदर बंद हैं उनका इमीडिएट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी दरखास्त लगने जा रही है। यास्मीन राशिद है, जनवरी के मिड में दरखास्त लगने जा रही है। मैं सिर्फ एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ शाजिया, यास्मीन राशिद है, आई थिंक शी इज 76 और 77, अब कैंसर सर्वाइवर। अब आप मुझे बताएं कि एक ऐसी खातून, उनके खिलाफ क्या है आपके पास? अगर आपके पास था तो आज तक 1.5 साल तक आपने क्यों उनको अंदर बंद करके रखा? ये बहुत फंडामेंटल है, इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। आप हंस के नहीं टाल सकते कि जी ये तो अभी अब फैसला हम करेंगे। 1.5 साल से एक सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर, एक खातून, 76 साल की खातून, उसको आपने बंद करके रखा हुआ है और आप 9 मई करते रहते हैं। लेके क्यों नहीं आते? क्यों नहीं इंसाफ करते? क्यों नहीं उनको कहते कि जी ये इनके जुर्म है और इसकी इनको सजा मिल रही है? 1.5 साल तक आपने लोगों को रखा हुआ है और आप फैसला नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं 9 मई तो करें ना, फैसला करें और फैसला करके ये बताएं कि किसने जुर्म किया और किसने नहीं किया। सही। जुबैर साहब, जो बड़ी खबरें चल रही हैं, एक तरफ तो आपको पता है कि 26वीं तरमीम का सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो देती है बिलावल भुट्टो जरदारी को। पहले जो इन नून लीग की कोशिश थी जब नाकाम हुई, उसके बाद बिलावल भुट्टो आगे आए और कामयाब हुए 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। दूसरा, अब जब उन्होंने एक बार फिर से अब तौसीक कर रहे हैं ना काबीना में, 10 वज़रा को लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शमूलियत की दावत दी, उन्होंने इनकार किया। साथ ही खबरें चल रही हैं कि ऐवान सदर में कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिसमें ये सारी खिचड़ी पक रही है कि शहबाज शरीफ को हटाया जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी को लाया जाए। क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, इस सारे सिनेरियो की पॉसिबिलिटी है कि इस हुकूमत को चलता करें और बिलावल को आगे लेके आएं? पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यस। अगर आप हिंदुस्तान के बारे में मेरे से पूछते तो मैं कहता ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक अवाम का मैंडेट भी है, अवाम ने, और एक सिस्टम को चलने भी दें या जो भी है। बट अगर ऐसी कोई खिचड़ी बन रही है, मुझे नहीं पता उसका। मैं एक PMLN के लीडर का भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आ रही है, लेकिन जी बातें तो मैंने भी सुनी है। लेकिन अगर बिलावल आ जाएंगे और शहबाज शरीफ चले जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? मतलब किस तरह से फ़र्क पड़ेगा? हाँ, पीपल्स पार्टी भी उस काबीना में होगी और मुस्लिम लीग भी शामिल होगी, MQM भी शामिल होगी, बट अदर देन दैट अगर ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो एक ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ज़्यादा अच्छे वज़ीर आज़म साबित होंगे शहबाज शरीफ के मुकाबले में, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के अगर हम बात करें तो बिलावल लगते लेकिन तो लेकिन क्या PTI के लिए थोड़ी आसानियां नहीं पैदा हो सकती? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इंतकामी सियासत पर वो तो यकीन नहीं रखते, और ये खुद भी तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि अगर पीपल्स पार्टी आगे आती है तो उनके लिए भी बड़ी आसानियां पैदा हो सकती हैं। आसानियां, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग की जो सियासत है वो पंजाब की हद तक है मोस्टली। जाहिर सी बात है वहाँ से नहीं अगर जीतेंगे तो वो हुकूमत पंजाब की क्या वफाक में भी नहीं बना सकेंगे। तो एक तो मुस्लिम लीग के लिए डिलेमा ये है कि PTI उनका इसलिए ज़्यादा बड़ा हरीफ है कि पंजाब में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो PTI मुकाबला कर सकती है। पंजाब में उन्होंने PTI ने स्पेस दी है PMLN की। PPP का ये मसला नहीं है। PPP की जाहिर सी बात है जड़ें इतनी मजबूत नहीं है पंजाब में, वो सिंध में ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं,
कोशिश वो करते रहते हैं कि पंजाब में थोड़ी बहुत प्रेजेंस रहे, और है भी उनकी थोड़ी बहुत, बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है कि अगर पीटीआई को स्पेस मिल जाएगी। सो हाँ, उस लिहाज से जो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स है, हो सकता है उसमें बहुत कमी आए, क्योंकि पीएमएलएन का तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि उन्होंने पीटीआई को बिल्कुल तबाह बर्बाद करना है और इमरान खान को एज अ सियासी हरीफ हमेशा के लिए ख़त्म करना है। मतलब मैं फिजिकली नहीं बात कर रहा, एज अ पॉलिटिकल लीडर ख़त्म करना है। दैट इज़ नॉट व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीपी इज़। सो हाँ, उस लिहाज से बिल्कुल बेहतरी आ सकती है, सूट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की तरफ से दी गई डेडलाइन का एक रोज़ बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डायलॉग को लगा जो डेडलॉक है ये ख़त्म नहीं हो सका है। अगर मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दे रखा है, क्या ये कामयाब होगा, जिसका हतमी फ़ैसला अभी 15 दिसंबर को पेशावर में होने वाली पीटीआई शोहदा कॉन्फ्रेंस में कल करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तवील सियासी लड़ाई और मुश्किलों से तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात पर मानी है तो हुकूमत आज क्यों इनकारी है? तहरीक इंसाफ के मुस्बत सियासी रवैये पर हुक्मरान इत्तेहाद का जो ठंडा एक सर्द रद्द अमल है क्यों सामने आ रहा है? पीटीआई ने 5 दिसंबर को मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, लेकिन हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। उल्टा हुकूमती हलकों की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं बल्कि एनआरओ की भीख मांग रही है। कि माजी में इस तरह के ताने तहरीक इंसाफ भी नून लीग को दिया करती थी, और आज पीटीआई को माजी में सिर्फ ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर ताने नहीं दिए जा रहे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात से पहले आप 9 मई के वाक़यात पर भी और 24 नवंबर के जो हालात थे उन पर भी माफ़ी मांगी। हुकूमत को जहां ये एतराज़ है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात को 2 शराइत से मशरूत क्यों किया, वहाँ ये एतराज़ भी है कि पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या फिर सिविल नाफरमानी की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुसाफे के लिए हाथ मिलाते वक्त दूसरे हाथ में आपने तलवार उठा रखी हो। मुज़ाकरात पर हुकूमत का ऐसा रवैया देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर हम देख रहे हैं जारहाना मूड में आ रही है। पीटीआई को शिकवा है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा नहीं है। असद कैसर ने वाज़े किया है कि हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है, अब डायलॉग के लिए हुकूमत की संजीदगी और इमरान खान की इजाज़त चाहिए हो गए। मुज़ाकरात अभी तक शुरू ना होने की एक बड़ी वजह यह भी लग रही है कि अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, ना हुकूमत आगे बढ़ रही है, अब तहरीक इंसाफ भी जारहाना मूड में आ रही है। नून लीग ये चाहती है कि पीटीआई खुद चलकर हुकूमत के दर पर आए, जबकि पीटीआई चाहती है कि अब हुकूमत जो है अब उनसे रब्ता करे, जो हमें नहीं लग रहा कि हुकूमत अब रब्ता करेगी। एक तासुर ये भी है कि पीटीआई और ताकतवर हलकों में दूरियां ही नून लीग की फतह है। इस लड़ाई की बेनिफिशरी ही नून लीग है, तो वो क्यों चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों और पीटीआई को दोबारा से पॉलिटिकल स्पेस मिले। एक तासुर ये भी है कि पीटीआई के 2 मुतालिबात मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनवाना चाहती है। जाहिर है ये मामला खुद हुकूमत के इख्तियार में नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट क्या है? मुज़ाकरात से पहले डायलॉग के लिए क्यों माहौल बन नहीं पा रहा है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आप नहीं समझते कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रही है, वो चाहती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत जो है वो ताने देने से बाज नहीं आ रही है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पहले मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से हलाल थे, आज हमारे साथ हलाल हो गए हैं। कल तक जो हमारे साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहता था वो कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का मतलब है कि हमने हुकूमत को तस्लीम कर लिया। मतलब कि माजी के इतने ज़्यादा ताने हैं, तो ये क्या हुकूमत को ये रवैया सूट करता है? देखिए शाजिया, ये पॉलिटिकल नोक झोंक तो जारी रहती है, ये तो ऐसे मामूली बात है, लेकिन असूलन हमारे पाकिस्तान की ज़रूरत इसमें है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो और पॉलिटिकल पार्टीज खा हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो मुल्की मफादात को किसी लिहाज से भी दाव पे न लगने दें और आपस में यकजहती के साथ हम आगे चलें।
अभी मसला ये है कि मैं ये कहने के बाद कहूंगा कि डायलॉग एक बहुत अच्छी प्रपोजल है और मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी ऐसा कदम है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उन्होंने कमेटी बनाई, चूंकि पहले उनकी रट यही थी कि हम उन लोगों से करेंगे जो कि सही पीछे से हुकूमत को चला रहे हैं, जो बाख्तियार हैं। लेकिन अभी देखे ना, यू टर्न लिया और पहले इनको एक किस्म का दे लुक डाउन अपॉन द पॉलिटिकल लीडर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी, एंड ही सेड ये स्टूचेस हैं, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, इनकी वो तो बहुत कुछ कहा। बट इवन देन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम जो है वो मिसाके मफामत करना चाहते हैं, हम मिसाके मईशत भी करना चाहते हैं, तो हम चलना चाहते हैं। तो इसलिए ये तो शगुन अच्छा था कि उन्होंने बनाई। अभी मसला ये है कि हुकूमत को ले तो लाल नहीं कर रही। आई अश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही पाकिस्तान का हल है, क्योंकि ये जो चैलेंजेस हमारे हैं, एक तो सिक्योरिटी के जिसमें डेड बॉडीज हमारे शोहदा की बेचारों की बहुत ज्यादा और नुकसानात हो रहा है, दूसरा इकानमी को हम उठाना चाहते हैं, तीसरा लोगों की प्रॉस्पेरिटी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए महंगाई को कंट्रोल करना। जनरल साहब, अगर एट द एंड अगर मुज़ाकरात ही हल है और करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगों के जो मसाइल हैं, जंगों के हल भी मुज़ाकरात से ही निकले हैं, तो फिर इतनी देर क्यों? तो नुकसान मजीद करना है इस मुल्क का? नहीं, ऑनेस्टली शाजिया, ये अगर अपोजिशन ने ये ऑफर दी थी जो हम डिमांड करते रहे, तो ऑब्वियसली अपैरेंटली लोग के इसको फौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसमें एक दो रीजंस हैं। एक बात तो ये है कि ये इसके साथ कंडीशंस लगा रहे हैं, जैसे आपने इरफान सदीकी साहब का बताया ना कि एक हाथ में ला रहे हैं, दूसरे में तलवार उठाई हुई है। ये इस तरह अनकंडीशनल बैठ के मुल्क के मफाद में बात करें। सेकंड इसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, वो यू टर्न्स का है। यू आर नॉट श्योर। देखिए, इधर कमेटी बनी, बाहर से बात हुई, आपस में हमारे जो है उनके दो लीडर्स की आपस में राना सनाउल्लाह साहब के साथ मुलाकात गौर साहब की हुई, उधर कायद तारीख इमरान खान साहब जो है उनका एक अपना बयान आ गया कि ये तो बार गुडी गुडी है और ये तो समझे सब कुछ ठीक हो गया। तो मतलब है इससे एक जो वाइब्स आती हैं वो यही आती हैं कि दे आर नॉट सीरियस। तो मेरे ख्याल में अगर सीरियस अटेम्प्ट होगी तो ये कई लोग कहते हैं कि नहीं ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं सूट करेगा? एस्टैब्लिशमेंट वुड वांट कि मुल्क के अंदर अमन हो और हम मुत्तफिक हो के ये दहशतगर्दी की लानत का मुकाबला करें। और इन एडिशन टू दैट हमारे दुश्मन दाएं बाएं दोनों तरफ हैं। और आज जो दुनिया का नक्शा बदलता जा रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो लेबनान में हुआ, जो आप पैलेस्टाइन में देख रहे हैं, और जिस तरीके से ईरान की तरफ गने उन्होंने की हुई हैं, तो पाकिस्तान के किसी लिहाज से भी सेफ नहीं है, वल्नरेबल है। तो मेरे ख्याल में अपने उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इकट्ठा होना बड़ा जरूरी है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे खत्म होएगा? आप लोग कह रहे हैं कि वो संजीदा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि आपको सूट नहीं करता है क्योंकि शायद इजाजत नहीं मिल रही, तो दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट तो है। जी जी, देखिए ये तो उनकी तो एक अजम्पशन है ना कि आपको इजाजत नहीं है। ये एक अपने तौर पे एक अजम्पशन है और ये अगेन गवर्नमेंट को डिमीन करने की एक अटेम्प्ट है। लेकिन हम जो ये कह रहे हैं कि आपने हर स्टेप पे यू टर्न लिया, आपका जो पार्टी, आपका जो लीडर चेयरमैन है, सिटिंग चेयरमैन, वो तो गौर कुछ और बात कह रहा है हमारे साथ मीटिंग में, और जो एक्चुअली जो बंदा प्रिजन में है, जिसके वोट्स हैं, वो कुछ और कह रहा है। तो आप डोंट यू थिंक कि इससे क्रिएट होते हैं डाउट्स? तो मेरे तो ख्याल में तो आप समझते हैं कि खान साहब ने जो कमेटी बनाई है वो शायद बाख्तियार नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते, मर्जी से अपने कोई स्टेप नहीं ले सकते, आप ये कह रहे हैं? जी, एक तो ये भी कह रहे हैं, और दूसरा आप देखिए कि आज भी बयान जो दिया है चीफ मिनिस्टर से खैबर पख्तूनख्वा ने कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और साथ ये धमकी कि हम जो है सिविल नाफरमानी की बात करेंगे। यू सी, व्हेन यू टॉक ऑफ सिविल नाफरमानी, या जिस तरीके से पहले खैबर पख्तूनख्वा से लश्कर अंदर आए और दे वर आर्म्ड और उनके साथ क्रेने और गवर्नमेंट का, दैट इज अ बगावत, दैट इज नॉट ए प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकल उसके अंदर आती है। और अभी आप जब कहते हैं कि हम ये करेंगे तो दैट मीन्स यू आर अटैकिंग एट दी नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें सीरियसली आगे जाने के लिए जो है वो डाउट क्रिएट करती हैं। तो देयरफॉर मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए।
इनके अंदर कुछ तो पार्टियां डायरेक्टली बात करें, कुछ इनके लिंकेजेस पसी चिलमन होने चाहिए, और खुदा के लिए अपनी ईगो से ऊपर उठ के, पार्टी मफादात से ऊपर उठ के मुल्क के मफादात का हमें सोचना होगा और हमें आगे चलना होगा। क्या आप अपनी पार्टी को भी मशवरा देते हैं कि वो भी संजीदा होकर आगे बढ़ें और तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात की पेशकश है उसको वेलकम करें? देखिए, मैंने कल भी राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, जो एडवाइजर हैं पॉलिटिक्स में और बड़े कोना मश्क, और वो वकील भी हैं और वो बहुत तजर्बाकार हैं। वो यही कह रहे थे कि हम कभी भी ठुकराएंगे नहीं, हम आगे आएंगे, हम गुफ्तगू करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन बाख्तियार लोग हों जो फैसला करें, उस फैसले के ऊपर अमल हो, और हमें शर्तें ना लगाएं कि आप ये करेंगे तो फिर होगा। तो इसका मतलब है कि फिर यू आर नॉट सीरियस। हमें पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज करते हुए पार्लियामेंट की कमेटीज में बैठे, अदरवाइज बैठे, स्पीकर के पास जाके बैठ के बातचीत करें, इसका कोई हल निकाले। सियासतदान जरूर कोई ना कोई वे आउट निकाल लेते हैं, लेकिन अगर पीछे एक आदमी हो, बंदा हो, उसकी हठधर्मी हो, उसका अपना व्यू हो, और वो ये कहे कि नहीं जो बीबी बुशरा कह रही है वो ठीक है, बाकी आप सब लोग गलत, तो ये उनके इंटरनल इश्यूज हैं जिनको उनको आयरन आउट करना होगा, और उसके बाद फिर बात करें। मेरे ख्याल में इट इज हाई टाइम कि हमें डायलॉग करके आगे चलना है ताकि मुल्क आगे चले। तो मौलाना साहब के साथ लगे डेडलॉक को भी तो खत्म करे ना हुकूमत। मौलाना साहब के साथ एक कमिटमेंट हो गई हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम का, जब वो हिस्सा था मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, और फिर हैरानगी की बात कि पढ़े बगैर ही सब लोगों ने इसको सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी मंजूर कर लिया। किसी को वो एतराज़ात समझ में नहीं आए जो अब जरदारी साहब लगा रहे हैं, और आप उस मामले से पीछे हट रहे हैं, और अब मौलाना भी ज़ाहिर है वो भी गुस्से में है, मौलाना भी नाराज़ हैं। तो ये तो प्रॉब्लम अपनी समझते ही हुकूमत की अपनी पैदा की हुई प्रॉब्लम है, खुद ही वेलकम करते हैं प्रॉब्लम्स को। देखिए शाजिया, ये जब बिल आया, आई एम श्योर के लोगों ने पढ़ा और पार्लियामेंट के अंदर, बोथ हाउसेस के अंदर इसको सपोर्ट किया, और वो आगे गया। तो आगे जो पॉइंट्स उठाए हैं प्रेसिडेंट के लेवल के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि बिल ऑलरेडी मौजूद है और उससे ये इम्प्लीकेशन होगी, FATF का मसला होगा, फलाना होगा। उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह का हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है वो हौसला अफजा है। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इंशाल्लाह मौलाना के साथ बैठ के उनकी बात के मुताबिक थोड़ा सा जमा तफरीक करके, ताकि हमारे ऊपर हरफ भी ना आए बैन अवी सतह पे। नंबर 2, अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे मदारिस, नहीं मसला ये नहीं है, मसला नहीं है। ये जो बातें आप की जा रही हैं, JUI के लोग ये कहते हैं कि जब ये सारी 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस की गई थी। जो बातें आज मौलाना साहब कर रहे हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत करवाने का, ये सब बातें उस वक्त की गई थी। उस वक्त यकीन दहानियां करवाई गई थी कि ये होगा। क्या फिर ये समझा जाए कि उस वक्त इतनी सपोर्ट की ज़रूरत थी मौलाना साहब की भी 26वीं आईनी तरमीम में, जिसकी वजह से हुकूमत ने सोचे समझे बगैर हाँ कर दी उनके मामलात में? जी देखें, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि इसके ऊपर उस वक्त डिलिब्रेशंस होनी जरूरी चाहिए थी, और वो मौलाना का ये पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है कि जब 2 हाउसेस से ये एक चीज ओके हुई है और उनके साथ कमिटमेंट हुई है, तो ऑफ कोर्स इसको देखना जरूरी है। लेकिन अगर कोई अभी पॉइंट निकले हैं जो प्रेसिडेंट ने, उनकी मौलाना के साथ एक दोस्ती का एक बैकग्राउंड है। मैं खुद जानता हूं कि जब मैं भी मिलिट्री सेक्रेटरी था तो बेनजीर भुट्टो साहब के टाइम पे भी मौलाना का हैंड इन ग्लव पीपल पार्टी के साथ आगे चल रहे थे, और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं। बट आई एम श्योर के जो अभी हमारे कह रहे हैं, जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इसका हल निकाल लेंगे। तो आई थिंक इसका हल निकल आएगा, बिकॉज सियासी लोग बैठते हैं तो को मसाइल का हल निकाल लेते हैं, विच इज गुड फॉर द कंट्री, और इसके ऊपर कोई हमारे ऊपर हरफ ना आए। और दूसरा, जो मदारस में बच्चे हैं वो अपनी दीनी तालीम से, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हों, और जो दुनियावी तालीम ले रहे हैं वो दीनी तालीम से भी आरास्ता हों। इस सिस्टम को रैशनलाइज करने की जरूरत है, और आई थिंक बैठ के इसका मसला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 2.25 साल से एहतजाजी मिशन पर लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा कि मुज़ाकरात होंगे
तो सिर्फ बाइख्तियार लोगों से होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कई सियासी उतार चढ़ाव आए, मगर पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डटी रही कि ये हुकूमत जाली है और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मैंडेट वापसी तक कोई बातचीत नहीं होगी। अब इसे इमरान खान का एक और यूटर्न कहें या सियासी हिकमत अमली में तब्दीली, क्या पीटीआई हुकूमत से बात करना चाहती है, मुज़ाकरात करना चाहती है? पहले ये लोग कहते थे कि इनसे बात करने का मतलब ये है कि आप इनको तस्लीम कर लें, हम तो इन्हें तस्लीम नहीं करते। अब ये लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले चंद हफ्तों में ऐसा हुआ क्या है कि अचानक पीटीआई के स्टांस में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। हुकूमत का गुमान ये है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल में नाकामी के बाद पीटीआई घुटनों के बल आ गई है। तमाम हरबे आजमाने के बाद जब दाल नहीं गली तो अब पीटीआई मुज़ाकरात की आड़ में हुकूमत से एनआरओ मांग रही है। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने अभी तक पीटीआई के जवाब में एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ना ही इस मुज़ाकरात का कोई प्रोसेस शुरू हुआ है। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर और तहरीक इंसाफ हुकूमत पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट है। पीटीआई का मानना है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो अभी भी कहीं और से अप्रूवल लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि हुकूमती वज़रा समझते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो भी जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अडयाला में बैठे इमरान खान की कोई गारंटी नहीं है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो बदएतमादी है ये मुज़ाकरात में वाहिद रुकावट है या वजह कोई और है? वैसे तो पिछले चंद दिन से हुकूमत तब्दीली की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने आज एक दावा किया कि सदर आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। शहबाज शरीफ को हटाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि अगर नून लीग मुज़ाकरात पर नहीं मानती तो क्या पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने की तरफ जा सकती है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक है जी? मलिक साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब मुज़ाकरात करने होते हैं शराइत क्यों लगा देते हैं आप लोग साथ? देखिए, बात यह है कि एक्चुअली जो आपने पहले बात आप कर रही थी अपने वो उसमें इब्तदाइया में, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। पहली बात तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और आपको भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है और उसमें आपने बात ये की है कि हमें ये खदशा है कि जब इनको इशारा होगा तो ये मुज़ाकरात करेंगे। हमने कमेटी बनाई क्यों? हमारी कमेटी बनाने से पहले इनकी यही राग अलाप रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले कि ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि हम बाअख्तियार मुज़ाकरात करना चाहते, बाअख्तियार लोगों से, बाअख्तियार मुज़ाकरात और बाअख्तियार लोगों से। तो आप बिल्कुल ठीक किसकी तरफ था? एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये खुली बात है। अच्छा, अब उसके बाद अब जब हमने कमेटी बना दी, ये कहते थे कि हम बाअख्तियार हैं, हम इनको ये कहते थे कि आप बाअख्तियार नहीं हैं, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है, बिकॉज आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप फॉर्म 47 के जरिए आए तो आपको जो लाने वाले हैं जब वो मुज़ाकरात कहेंगे तो उस वक्त मुज़ाकरात होंगे। तो हमने एक हुज्जत तमाम करके अपनी कमेटी बना दी है। अब हम इनकी तरफ देख रहे हैं। 47 वाले 45 वाले कैसे हो गए अब, और ये कैसे अब आप इनको रिकग्नाइज करेंगे? अब मैं वही बात कर रहा हूँ। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि ये कहते थे कि आप हमारे से मुज़ाकरात नहीं करते। अब इनका क्या था, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ आप सबके सामने है, वो पुरानी यानी उस लंबी बात हो जाएगी। इनका पहला अगर ये जस्टर देना चाहते तो ये दे सकते थे कि हम एक बाअख्तियार हुकूमत है, चलो फॉर्म 47 के जरिए भी आए। उन्होंने कब कहा कि हम बाअख्तियार नहीं है? आप नहीं मानते थे, उन्होंने कब कहा? वो तो उनका एटीट्यूड बता रहा है, उनका एटीट्यूड बता रहा है। वो कभी को मुंह से मानता है कि मैं बाअख्तियार नहीं हूँ? देखिए, उनका एटीट्यूड बता रहा है कि वो बाअख्तियार नहीं है। हमारा पहला मुतालबा क्या था? हमारा पहला मुतालबा ये था कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ठीक है। और मैं आपको एक और अर्ज कर दूं, अगर ये 9 मई का जुडिशल कमीशन बना देते तो कई ऐसे वाकयात जो हुए हैं वो ना होते, जो नहीं होने चाहिए थे। देखिए बात, अगर 24 नवंबर की तरफ इशारा कर, मैं बिल्कुल 24 नवंबर की तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर ये एक जुडिशल कमीशन होता और वो जुडिशल कमीशन काम कर रहा होता तो हमने एहतजाज क्यों किया है?
एहतजाज लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे दस्तक दे दे कि आप लोग इतना थक गए हैं, उधर से अंदर से कुंडी खोलने को वो तैयार नहीं है, वो दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं है। तो अब आप लोग एहतजाज करके देख लिया, इस्लामाबाद आकर देख लिया आप लोगों ने, कहीं दाल गल नहीं रही आप लोगों की, अब आपके पास क्या आखिरी ऑप्शन है? मैं आपको बताता हूँ। आप लोग शायद इसीलिए वो भी कहते हैं कि घुट्टों के बल आ गई है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए बात यह है कि कुछ शराइत हैं अगर वो शराइत मान लें तो कुंडी हर दरवाजे की खुल सकती है। अच्छा, खान साहब सुबह बाहर आ सकते हैं, सुबह इस रात में उनकी बातें मान लें, खान साहब सुबह बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है पहले ये प्रेसिडेंट्स थी कि एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो कुछ होता था वो बाहर भाग जाता था, उसके बाद उसकी पार्टी ख़त्म हो जाती थी। 5-10 साल वो बाहर रहता था, खामोश रहता था, बाद में वही जो लोग उधर होते थे वो वापस आ जाते थे। इस दफ़ा क्यों लोग खान साहब के साथ खड़े हैं, बानी पीटीआई के साथ क्यों लोग खड़े हैं? इसलिए कि वो बैठा है, डट के बैठा है, इनकी बात नहीं मान रहा। जरूरतमंद होता है ना वो शराइत नहीं लगाता। इस वक्त आप लोगों को जरूरत है मुज़ाकरात की, फिर शराइत भी वो लगा रहे हैं। हमें इतनी, देखिए हमें इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है, हमें इतनी जरूरत नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं। हमने केसेस फेस कर रहे हैं। अच्छा। और तमाम पार्टी केसेस फेस कर रही है, एक बड़े मखसूस हालात से गुजर रही है। देखिए खान साहब की बेगम पे केसेस रहे हैं और 9 माह वो जेल में रही हैं, और उसके बाद वो जेल में रह के दोबारा उन पे 302 की FIR, एक ऐसी खातून जो कि घरेलू खातून थी, निहत्ती खातून पे पिछले दिनों आखिरी FIR 302 की हुई है। यानी ये कहाँ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं? देखिए जो डी चौक वाला वाक़या है, उस वाक़े को आप समझते हैं कि जो काम इस मियाँ शहबाज शरीफ ने किया है, जो इसकी गवर्नमेंट ने किया है, वो जो एंड पे काम होना चाहिए था वो उसने पहले ही कर दिया। देखिए फायरिंग तो हुई है, गोली चली है, इसमें कोई शक नहीं है, गोली चली है। एक बंदा भी अगर शहीद हो जाए तो वो भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। लेकिन खान साहब पार्टी से क्यों नाराज हैं? उन्हें लग रहा है कि बाहर बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ चल रहा है, वो पार्टी की स्ट्रेटजी से क्यों नाराज़ हैं? उन्होंने परसों सहाफ़ियों से बात करते हुए डाला में ये बात की है कि जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बाहर तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे पार्टी से उम्मीद थी कि ये डी चौक का मामला है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, डिफरेंट फोरम्स पर उठाएंगे, नहीं उठाया। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने ये भी इस पर आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि एक केस अगर उनके ख़िलाफ़ ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे में उनको वो जो है वो लगा देते हैं, उस पर भी पार्टी कुछ नहीं करती है। मतलब कि खान साहब का अपनी पार्टी पे ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो अदम एतमाद क्यों करते जा रहे हैं अपनी पार्टी पे? तो कमेटी जो आप लोगों ने खान साहब ने बनाई है, दूसरे लोग कैसे एतबार करेंगे उस कमेटी? खान साहब को खुद अपनी पार्टी पे यकीन नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जिस लेवल पे खान साहब की सोच है डेफिनेटली वो अंदर है, और पंजाब में जिस लेवल की फस्तायत है वो भी आपको पता है। बट ये ज़रूर है कि इतनी बड़ी तकलीफ़ के बाद देखिए हमारे ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई है, एक सियासी जलूस के ऊपर फायरिंग हुई है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा तरीके थे वो इस्तेमाल कर सकते थे। और मैं अब आपको ये भी एक बात बता दूं कि ये फायरिंग उनके गले पड़ेगी। ये फायरिंग जमहूरी हुकूमत जो मॉडल टाउन वाला कितना आपने उनके गले में डाला? मैं भी आपको यही बताता हूँ, हर चीज़ हजम नहीं होती, ये हजम नहीं होगी। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि खान साहब की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए इस वक्त जो पार्टी है वो पार्टी इस वक्त इतनी मुश्किल हालात में गुजर रही है कि अगर आप देखें 8 फरवरी के बाद हमने कितने एहतजाज किए हैं, और हर एहतजाज से पहले इन्होंने हमारा एहतजाज कामयाब किया। एक और बात से मुझे आपकी बात से इत्तफाक नहीं है, हमारा ये एहतजाज इस सेंस में नाकाम नहीं है कि हमारे बंदे नहीं निकले, इस सेंस में ज़रूर हमारा ये हुआ है कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है और बेगुनाह बंदों को शहीद किया गया है। पंजाब से कौन गया था, कैसे निकले थे? पंजाब से मैं बताता हूँ, पंजाब, आप लाहौर में रहायशी हैं, आप मुझे ये बताएं कि 20 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक पंजाब को एक पिंजरानुमा जेल बना दिया। तो वही तो कह रही, तो नाकाम तो हो गया ना, हुकूमत ने नाकाम तो कर दिया। मैं अर्ज करता हूँ आपको, लोग निकले हैं, लोग डिटरमिन थे। आपको याद है 2007 में मियां नवाज शरीफ आया था पिंडी एयरपोर्ट पे, एक बंदा नहीं पहुंचा था। जी याद है मुझे, बिल्कुल याद है। क्या उससे उनकी पार्टी टूट गई थी? उस टाइम क्या था, उस टाइम क्या जमहूरियत तो नहीं थी, कौन था? एक डिक्टेटर था। उस तो डिक्टेटर था, लेकिन उस वक्त एक हुकूमत जमहूरियत भी थी, उस वक्त वजीर आजम भी था, उस वक्त वजीर आला भी था।
असल बात यह है कि कभी भी ऐसे हथकंडों से सियासी पार्टी खत्म नहीं होती। अच्छा, अब आप जो आखिरी हथकंडा समझें खान साहब को जेल से निकलवाने का, सिविल नाफरमानी, जिस पर आप लोगों के जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं, अचक ज़ई साहब, वो कह रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि इसको मौखर करते हैं। उन्हें भी शायद लग रहा है कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, ना तो एहतजाज करने की, वो भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आप लोगों की एहतजाज की जो पार्टी की स्ट्रैटेजी है वो ठीक नहीं है, आप सूबाई सतह, ज़िलाई सतह पर आप लोग कर दें। सिविल नाफरमानी के लिए वो आप लोगों को कह रहे हैं कि मौखर करें, तो कर रहे हैं मौखर इसको? नहीं, इसमें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, देखिए अचक ज़ई साहब का अपना नुक्ता नज़र है। जो इत्तेहादी होते हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, वो बिल्कुल अपना मशवरा भी देते हैं, बल्कि उनका मशवरा खान साहब तक पहुंच भी गया होगा, वो ऑनर भी करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि हम इस पोजीशन तक पहुंचे क्यों। देखिए, सिविल नाफरमानी का हमारी पार्टी के अंदर ये अंडर कंसिडरेशन है, चल रहा है। खान साहब ने कंडीशनली कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी बना दे। ठीक है, अगर ये चीज़ें इस वक्त तक नहीं आती, वो अब कल या परसों तक खान साहब के साथ मुलाकात होगी, वो पता चल जाएगा। तो वो डेट कल आ गई ना? वो कल तो इतवार है, परसों तक, हाँ जी, परसों तक मुलाकात होगी। अब बात ये है कि इस नौबत तक हम पहुँचे क्यों हैं। पहुँचे इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 9 माह में हुआ क्या है, सिवाय इस हुकूमत ने, ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी, मैं इसको सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत कहता हूं। लेकिन आप लोग जो सिविल नाफरमानी में आप कह रहे हैं बाहर से लोग पैसे ना भेजें, रेमिटेंसेस ना भेजें, लोग अपने बिल ना अदा करें, आप क्यों लोगों को मुश्किल नहीं, अभी हमने कहा नहीं तो ये सोचना भी क्या है पाकिस्तान के साथ। देखिए, बात ये है कि बात ये, इसके लिए पार्टी एक वाज़ेह लाए अमल बनाएगी, और ये कोई इस तरह नहीं, अब हम अभी अपनी चीज़ों को सामने नहीं ला सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हालात तक पहुंची कैसे है। जब आपका एक पुरअमन एहतजाज हो, आप पुरअमन तरीके से जा रहे हो, और आपके पुरअमन एहतजाज पे गोलियां बरसाई जाए। आज तो गंडापुर साहब ने कह दिया, वो कहते हैं मैं खान साहब से अपील करता हूँ, ये जो पुरअमन का लफ्ज़ है ना, इसको आप ख़त्म कर दें। अब हम भी असलहा लेकर जाएंगे, फिर धमकियों पे आ गए। देखिए, मेरी बात सुनो, ये धमकियां नहीं है, आप क्यों बात को नहीं समझ रहे, ये हमारे जज्बात हैं। जब हमारे साथ ये होगा, हमारे निहत्ते जलूसों पे जब फायरिंग होगी, डायरेक्ट फायरिंग होगी, और अभी तक तो पता ही नहीं कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। देखिए, बात ये है कि ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी। मुझे एक बात बता दें, क्या ये जमहूरी हुकूमत जो डी चौक में वाक़या हुआ है, 2 बातें कर रही है। पहले दिन ये कहते थे कि एक छांटा मारेंगे और बंदे भाग जाएंगे, अब ये कहते हैं कि इनके अपने गार्ड्स ने फायरिंग की है। कुछ खुदा का खौफ करें, इनको शर्म नहीं आती। आप लोगों को लगे छांटा लग गया है, इन्होंने मारे हैं छांटे, इन्होंने पता नहीं कितने छांटे मारे हैं। देखिए, इन्होंने तो फायरिंग की है, डायरेक्ट फायरिंग की है। तो बात यह है कि देखिए, इस चीज़ को आप लाइटली ना लें। मैं सबसे ये अपील करूंगा जो बाख्तियार हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो इनको लाने वाले हैं, कि खुदारा पाकिस्तान का ख्याल करें। मौलाना से के साथ मिलके क्या आप लोग इस सिचुएशन का आपको फ़ायदा नहीं हो सकता? मौलाना साहब भी नाराज़ हो रहे हैं उधर। देखिए जी, मौलाना साहब, देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मौलाना साहब से सबसे पहली जो बात है कि हमारी एक तलखी चल रही थी, वो ख़त्म हो गई। उन्होंने 26 जो अमेंडमेंट थी उसको उन्होंने वोट किया। उसके आप लोगों ने भी सपोर्ट किया कि वो उन्होंने जो भी किया ठीक किया। देखिए जी, अब उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब हम दोबारा उनके साथ हालात को उस नौबत पे नहीं लेके जाना चाहते थे। अब मौलाना साहब को पता चल गया कि जो मदारिस वाला बिल था उनके साथ हाथ हो गया, जो कि हमेशा मौलाना साहब के साथ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारी मौलाना साहब से बातचीत जारी रहेगी, और पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी अपनी बातचीत को दरमियान में नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता कि मौलाना पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज पर निकलने को राजी क्यों नहीं होते? देखिए, अभी तक तो बातचीत चल रही है, मैं भी राजी हो भी जाए। हमारा देखिए, जो पीटीआई के एहतजाज है, हमारा एहतजाज जो है, हम फिलहाल तो कर रहे हैं अकेले। आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को भी हमने अपने जो हमारा ये एहतजाज है हमने शामिल नहीं किया, हमने उनको दावत भी नहीं दी। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब को भी एहतजाज का सामने नज़र आ रहा है। वो अब फैसला ये करना है, अगर मौलाना साहब हमारे साथ आते हैं, हमारी आपस में कोई बातचीत होती है, कि वो किस हद तक आते हैं, क्या एहतजाज में शामिल होते हैं। क्या तहरीक इंसाफ को अब इस चीज़ का डर है कि जनरल फैज़ को तो कोर्ट मार्शल उन्होंने कर दिया, ठीक है, चार्जशीट कर दिया, और कहते हैं चार्जशीट का मतलब ये होता है कि अब तो सज़ा होगी, ये मिलिट्री ट्रायल की बात करें।
अब ये खौफ है आप लोगों को कि इमरान खान भी बचेंगे? नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ज्यादा एलिगेशन आपको पता है ना उस चार्जशीट में सियासी हैं। नहीं, हमें सियासी एफिलिएशन। देखिए मेरी बात सुने, हमें इसलिए खौफ नहीं है कि वो उनका अपना मामला है फौज का। उसमें देखें बात ये है कि एक उनका अंदरूनी मामला है, उसके खिलाफ उन्होंने चार्जशीट दी है, उसके खिलाफ जनरल फैज़ के खिलाफ उन्होंने पूरा एक फ़र्द जुर्म टाइप जो सारे मामलात होते हैं उन्हें मुरतब किए हैं। इसमें हमें तो खौफ की इसलिए बात नहीं है कि हमारे साथ उनका मामला हो, उनका अपना अंदरूनी मामला मैं ये समझता हूँ इस मामले में वो जाने और उनका अपना मैं। लेकिन उसमें ज़्यादा एलिगेशन सियासी सरगर्मियों की। देखिए ये तो बात की बात है ना, सियासी सरगर्मियाँ उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। देखिए सियासी सरगर्मियों का मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, हर किसी को पता है, लेकिन उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। हम ये नहीं समझते कि इसका गुबार पीटीआई पे आना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।